कंप्यूटर नॉलेज चैनल के अंदर आपका स्वागत है। तो पिछली वीडियोस में मैंने आपको PFSense के बारे में बताया था, PFSense की वर्कआउट सिस्टम्स के बारे में बताया था। PFSense के अंदर जितने भी हमारे कंप्यूटर और सिस्टम जो होते हैं वो मैंने सबको जो कनेक्शंस वगैरह बताया था, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए। कनेक्शन कैसे करना है, कनेक्शन किस तरह से वैन को सेटअप करना है, लैन को कैसे सेटअप करना है, और हो सके तो PFSense और राउटर के बीच में हमेशा फाइबर ऑप्टिकल कनेक्शन ही रखें, क्योंकि बेस से बेस प्रोसेस होना और कम्युनिकेशन के अंदर जो ट्रांसमिटिंग स्पीड जो होती है वो बेहतर रहती है। तो जो केबल वहाँ से हार्डवेयर बेस फायरवॉल से निकल कर सीधा हमारा मेन स्विच में आता है, तो इसके अंदर भी जो है आपको PFSense जो है यूज़ करना चाहिए। मतलब कि पूरा जो स्विच जो है वो पूरा आपको जो है फाइबर ऑप्टिकल स्विच ही रखना ज़रूरी होगी। तो अब यहाँ पर हम जो पिछले वीडियोस में सिखाया था मैंने आपको कि PFSense जब हम लॉगिन करते हैं तो उसका यूज़र ID एडमिन होता है डिफ़ॉल्ट, और उसका पासवर्ड जो होता है PFSense होता है। ओके, फिर हमने पिछली वीडियोस के अंदर जो बेसिक सेटिंग थी, वैन सेटिंग थी, ग्राफिक GUI सिस्टम्स वगैरह मैंने आपको बताई थी। इंटरफेस में लॉगिन करके मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको जो है कनेक्शन करने के बाद उसके अंदर थोड़े बहुत जो मेन बेसिक जो चेंजेस होती है वो मैंने आपको बताया थी। आज हम इस वीडियो के अंदर PFSense के हर उस सेटिंग्स के अंदर में जो स्टेप बाय स्टेप सिखाने जा रहा हूँ। PFSense अगर मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आपको पूरा वीडियो बता सकता हूँ, लेकिन इसमें होगा क्या कि जो आपको मेन टॉपिक्स जो कवर नहीं है या फिर ऑप्शंस आपको पता ही नहीं है, तो वहाँ पर आप जो है वहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जो है मेरे सिस्टम्स के अंदर PFSense जो है मैंने इंस्टॉल करके रखा हुआ है, उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन करके रखा हुआ है, वो मैंने पिछले वीडियोस में बता दिया था। फिर मैंने इंस्टॉलेशन करने के बाद उसको कॉन्फ़िगरेशन करने को बताया था, उसके अंदर IP एड्रेस वगैरह डाल दिया था। ओके, और फिर एंटर करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि एक किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट करने के बाद वो आप PFSense को एक्सेस कर सकते हो वेब GUI इंटरफेस के अंदर। ओके, तो वेब GUI मतलब वेबसाइट की तरह उसको कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो इसको वेब GUI कहते हैं। तो अभी जो मेरे सामने देख सकते हैं कि ये कंप्यूटर मेरा Windows 7 है। अब इस Windows 7 में मैंने जो है इस PFSense के सिस्टम्स को मैंने कनेक्शन किया हुआ है। बेसिकली हमारा जो भी विंडोज़ हमारा कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लेकिन हमारा जितना अच्छा ब्राउज़र होगा आपको PFSense की बेहतर आपको क्वालिटी मिलेगी उसकी वेब GUI के अंदर। तो अभी जो है मैंने PFSense के अंदर हम बात करें तो मेरा जो PFSense का जो IP एड्रेस वगैरह मैंने सेट किया था 172.25.21, क्योंकि मुझे यही IP एड्रेस और यही गेटवे मुझे पूरा जो है नेटवर्क में चलाना है, तो मैंने यही सिस्टम मैंने रखी हुई थी। PFSense जो है एक बढ़िया डिवाइस है, बढ़िया हार्डवेयर फायरवॉल है, जिससे हमें हमारा अपना खुद का जो है IP एड्रेस की रेंज सेटअप करने की जो है परफॉर्मेंस हमें जो बेहतर तरीके से जो है हमें एक ऑप्शंस मिलता है। उसके अलावा आप IP वर्जन 6 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मेन चीज़ ये है कि अगर आपने जो भी PFSense का IP एड्रेस रखा है वो पूरे सभी डिवाइसेस की जो है वो गेटवे बन जाएंगी। ओके, तो राउटर का गेटवे नहीं होगा, राउटर का गेटवे से PFSense के वैन कनेक्शन में लगेगा। जिनको पता चला ये बात से उनको पता होगा, लेकिन जिनको ये चीज़ नहीं पता है तो मैं समझ देना चाहता हूँ कि PFSense को भी गेटवे की ज़रूरत होती है। तो PFSense को गेटवे आपको राउटर का IP एड्रेस डालना होगा। ओके, तो वहाँ से आपको जो है मिल जाएगा कनेक्टिविटी कनेक्शंस। ओके, वो मैंने पिछले वीडियोस में समझा दिया था। ओके, तो जैसे मैं एंटर करता हूँ तो मेरा PFSense का जो है वो आ चुका है इंटरफेस में। पासवर्ड डालने जा रहा हूँ, और अपनी पिछली वीडियोस के अंदर पासवर्ड मैंने आपको बताया था। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जब पहली बार आप लॉगिन होते हैं पहली बार, तो उसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड PFSense होता है। फिर बाद में जो है पासवर्ड आप चेंज कर देना। तो मैंने पहले से ही पासवर्ड को चेंज किया हुआ है, पिछली वीडियोस के अंदर बताया था। तो हम जो है यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ यहाँ पर। ओके, तो मैं अपने फायरवॉल के अंदर वेब GUI इंटरफेस में लॉगिन कर चुका हूँ।
और मैंने पिछली वीडियोस के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ समझाया था कि आपको ग्राफ्स वगैरह डालने हैं, आपको इंटरफेसेस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें डालनी है। तो जो मैं डालता हूँ मैंने आपको बता दिया है। ओके, ऑलमोस्ट जो ट्रैफिक ग्राफ्स वगैरह जो है वीएन कनेक्टिविटी कनेक्शन का ग्राफ वगैरह जो होता है वो मैंने आपको ऑलमोस्ट बता दिए। अभी जो है मैंने कोई भी वेन कनेक्टिविटी इसके अंदर रखा नहीं, क्योंकि मैंने राउटर को जो है डिसेबल करके रखा हुआ है, बंद करके रखा हुआ है। इसका रीज़न ये है क्योंकि हमें जो है पहले बेसिक से सेटिंग शुरू करनी है। ओके, ऐसी सेटिंग जिसके अंदर आपकी PFSeN का मेन इम्पोर्टेंट इंटरनेट से कोई लेना देना नहीं है उसका। ओके, जिसको सिर्फ इंटरनेट और कम्युनिकेटिंग सिस्टम्स के लिए लेना देना होता है। मैं आपको 1 बाय 1 सभी चीज़ें समझाऊंगा। फायरवॉल की रूल्स भी बना होगा, फायरवॉल की रूल्स भी जो है वो स्नॉट नाम का पैकेज आता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पहला वीडियो जो है वो इंटरफेसेस के अंदर मैं लास्ट वीडियो में समझा था। लेकिन अभी जो है हमें सेटिंग्स कुछ जो है इंफॉर्मेटिव सेटिंग्स जो होती है वो हमें एंटर करनी होती है। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो हमें जो है एक तो यूज़र बनाना है और कुछ सेटिंग जो होती है बेसिक इंटरफेसेस के लिए वो हम आज समझेंगे जानेंगे। सेटिंग्स फिर हम आगे भी करते रहेंगे। PFSeN के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलती है, जैसे एक सिस्टम में हो गया, इंटरफेसेस में हो गया, फायरवॉल वगैरह हो गया, सर्विसेज वगैरह हो गया, VPN वगैरह हो गया, स्टेटस वगैरह हो गया, डायग्नोस्टिक सिस्टम्स हो गई। बहुत सारे आपको ऑप्शंस मिलेंगे। इन सभी ऑप्शंस को ये ऊपर में 1 बाय 1 वीडियो और सिस्टम्स बनाता जाऊंगा और आपको समझाता चला जाऊंगा। अभी यहाँ पर हम जो है शुरू करने जा रहे हैं बेसिक क्या सेटिंग्स है, बेसिक इंपॉर्टेंट सेटिंग्स क्या है, कौन से है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते समझते हैं PFSeN के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि इस तरह से आपको यूट्यूब में पहले आपके जीमेल से लॉगिन कर लेना है। मोबाइल हो तो मोबाइल से लॉगिन कर लेना है, यूट्यूब ओपन कर लेना है, या यूट्यूब की एप्लीकेशन आप ओपन कर सकती हो। ओके, यूट्यूब की एप्लीकेशन या फिर ब्राउज़र में इस तरह से आपको टाइप करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर। ये इस तरह से आप इसको जैसे ही टाइप करोगे तो यहाँ पर आपको ये जो है आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। चैनल है मेरी। ओके, अब इस चैनल के अंदर आपको ये जो देख सकते किस तरह का आइकॉन भी है और आपको इसके ऊपर इस तरह से कनेक्ट आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर कंप्यूटर नॉलेज चैनल का जो मैंने ये पुराना नाम है ये सोशल नॉलेज एंटरटेनमेंट, ये जो पुराना मेरा चैनल का नाम है। हालांकि मैंने बदला नहीं है क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इस तरह से आप अपने चैनल पर आ जाओगे। यहाँ पर बहुत सारे आपके कंप्यूटर की कोर्स की वीडियो मिलेगी और बहुत ही इम्पोर्टेंट और एडवांस लेवल पर जितना आप नॉलेज नहीं समझा होगा उतना ज़्यादा आपको सब कुछ मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही नीचे स्क्रॉल डाउन करते हो तो बहुत सारे आपको अलग अलग तरह की आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वीडियोस पर जैसे क्लिक करोगे तो और भी बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, यहाँ तक कि एडवांस टिपिकल हैकिंग और सर्वर की भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो जितनी भी प्लेलिस्ट है आपके सामने देख सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना है, जिससे कि जितने भी मेरी नई वीडियो होगी वो आप मिस ना कर दो और टाइम टू टाइम आपको पता चल जाए कि ये नई वीडियो जो है और नया जो भी कॉन्सेप्ट होता है, जो भी आपको सिखाने के लिए एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। तो आपको सर्च इसी तरह से करना है कंप्यूटर नॉलेज इन ट्रेनर के नाम से। ओके, तो जैसे प्लेलिस्ट पर आप क्लिक करते हो तो आपको प्लेलिस्ट में बहुत कुछ आपको मिलेगा। अगर आप कंप्यूटर में नए हो, आप कंप्यूटर के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो आपको जो भी आपको बेसिक से आपसे स्टार्ट कीजिए। ओके, तो जिसको रेड हैट लिनक्स पढ़ना है, जिसको एथिकल हैकिंग पढ़ना है, वो आपको मिलता रहेगा कंटेंट में। तो जो नई टेक्नोलॉजी माइक्रोसॉफ्ट के बारे में, तो माइक्रोसॉफ्ट से शुरुआत कीजिए। यहाँ पर आपको बेसिक से शुरुआत कीजिए। आप हार्डवेयर का ज़्यादातर मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि जितना हो सके मैं इसको कंप्लीटली कंप्लीट करूँगा इस कोर्स को। फिर नेटवर्क का आप देख सकते हो कि नेटवर्क का कोर्स जो है, जिनको नेटवर्क नहीं पता, कंप्यूटर की प्रॉब्लम में आता है, नेटवर्क का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं एडवांस लेवल पर। ओके,
कंप्यूटर की पॉलिसी वगैरह, ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंस्टॉल करते हैं ये भी समझा है यहाँ पर, वो भी बताया यहाँ पर। विंडोज 7, 8.1, विंडो 10, 11 सब कुछ, और गूगल के अंदर डिफरेंट टाइप के ब्लॉगर वगैरह जो होती है उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह, और भी जीमेल वगैरह, पेटीएम क्या होता है, और भी बहुत कुछ आपको मैंने समझाया यहाँ पर। ओके, तो जितने भी आप देख सकते कि एंड्रॉइड क्या है, एंड्रॉइड की ट्यूटोरियल्स और मोबाइल डिवाइसेस वगैरह वो भी अपलोड करता रहता हूँ। जीमेल के बारे में आपको पता नहीं है, जीमेल क्या है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसको अपडेट, इसके नए नए फीचर्स आए वो भी देखिए। और कंप्यूटर के कप के अंदर हर विंडोज के अंदर कंट्रोल पैनल होता है, कंट्रोल पैनल की प्लेलिस्ट है। तो आप शुरुआत कीजिए विंडोज बेसिक्स से। ओके, विंडोज 7 बेसिक्स। अगर आपको कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो विंडोज 7 बेसिक्स से शुरुआत करोगे तो आपको पता चलता रहेगा टाइम टू टाइम। ओके, तो यहाँ पर आप ध्यान दे सकते हो कि उसके बाद आपको शुरुआत करनी है यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट की सॉफ्टवेयर से। ओके, तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट जो है बेसिक ऑफिस वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसके अंदर काफ़ी एडवांस लेवल को मैं सिखाया यहाँ पर। उसके बाद आप कंट्रोल पैनल के बारे में समझिए, इसके बारे में आप समझिए और देखिए। सभी वीडियो मेरी पार्ट वाइज होती है, ध्यान से। ओके, और साथ ही फिर आपको जो है यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर का नॉलेज लेना है कि कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से पार्ट्स वगैरह जो होती है, कैसे काम करते हैं, एडवांस फीचर्स वगैरह, और भी हैकिंग वगैरह समझनी है। फिर एक रेड हैट लिनक्स करके भी आता है यहाँ पर, ये भी बहुत पॉपुलर है, ये भी कोर्स बहुत पॉपुलर है, तो ये भी देखिए। तो सभी वीडियो कोर्स जो है वो जेन्युइन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है यहाँ पर, आपको समझने के लिए ही मैंने आपको बताया यहाँ पर। और फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल क्या होता है, फायरवॉल टेक्नोलॉजी क्या होती है, ये सब कुछ मैंने समझा है यहाँ पर। ओके, तो जैसे जैसे मैं कंटिन्यू करता जाऊँगा, नया नया वीडियो अपलोड करता जाऊँगा। ओके, तो इसके अलावा मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी आप विजिट कर सकते हो। ओके, तो फेसबुक पेज के ऊपर मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपना सिस्टम जो है अपना जितना भी हो सकता है उतना उसको मैं कंटिन्यूसली अपडेट करता रहता हूँ, तो आप मेरे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो कोई भी एक इम्पोर्टेंट जो डिफरेंट टाइप की जो लेवल का जो एक जिन लोगों को पता नहीं होता है कि कोर्सेज वगैरह जो होती है वो किस तरह से इम्प्लीमेंट होती है यहाँ पर, इसके अंदर यूज़ कैसे होता है, इन सबको मैंने यहाँ पर दे सकती हो कि मैंने हर टाइम टू टाइम में अपना सिस्टम के वगैरह जो है यूज़ और अपलोड करता रहता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जितने भी प्ले लिस्ट है उनको 1 बाय 1 समझिए। ओके, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली मुझे ये सीखना है, आप सीख सकते हो। अगर आपके पास पहले से बेसिक का नॉलेज है तो आप चाहते हो कि हार्डवेयर की नॉलेज लेना चाहते हो तो हार्डवेयर की नॉलेज ले सकते हो। उसके अलावा आप नेटवर्क पढ़ना चाहते हो नेटवर्क भी पढ़ सकते हो। सर्वर की वीडियो अभी आने की थोड़ी देर लगेगी, सर्वर की टेक्नोलॉजी आने में थोड़ी देर लगेगी, क्योंकि हार्डवेयर और नेटवर्क दोनों का पूरा कोर्स पूरा होने के बाद मैं सर्वर का वीडियो लेकर आऊँगा। ओके, तो बेसिक से शुरुआत कीजिए। अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ भी नहीं पता, इसे क्लिक करोगे तो सभी वीडियो जो होती है मेरी पार्ट वाइज होती है। ओके, तो इस तरह से वीडियो देख सकती है कि जो है आपको देखनी है 1 बाय 1 करके। ओके, और जितने भी कॉन्सेप्ट होती है विंडोज 7 से लेके, जिनको पता है कंप्यूटर क्या है, किस तरह का काम करता है, तो आप बेसिक से शुरुआत कीजिए। ओके, और जिनको एडवांस लेवल पर सीखना है तो हार्डवेयर वगैरह सीखिए, नेटवर्क वगैरह सीखिए। ओके, तो मैं जितना हो सके मैं डिटेल में एंटर किया हुआ है कोर्स, और पुराना नेम आपके सामने है और नया नाम मैंने एंटर करके रखा हुआ है। तो चले हम वीडियो को शुरुआत करते हैं और सभी वीडियो को पार्ट वाइज देखिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर मेरा ये स्टेटस है, डैशबोर्ड है। तो ये जो सिस्टम इंफॉर्मेशन जो है आपके सामने देख रहे हो, ये सिस्टम की इंफॉर्मेशन है। यहाँ पर हमारा मेन सिस्टम है पहला एडमिन एट बताया, यहाँ पर एडमिन @172 लोकल डेटाबेस हमारा बता रहे हैं। अब पहला हमारा जो काम होगा सिस्टम्स को कॉन्फ़िगरेशन करना, तो हम जाएंगे पहले सिस्टम के सेटिंग्स में, हम जाएंगे एडवांस के अंदर। अब यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर हम एडवांस भी जा चुके हैं तो पहले जो है हमारा एडमिन एक्सेस के सिस्टम हमें ऑप्शंस मिलता है। अभी एक्सेस का मतलब आपको पता चल गया होगा कि इसको फीएसएस को एक्सेस करने के लिए एडमिन की जो एक्सेस मीटिंग होती है वो। अब यहाँ पर आपके सामने दो प्रोटोकॉल्स आती है, HTTP और HTTPS। मैंने HTTPS पे मैं कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि HTTPS क्या होता है
क्यों यूज़ करते हैं वो सब लोग जानते हैं। ओके, जिनको पता नहीं HTTPS तो मेरे नेटवर्क की प्लेलिस्ट में जाइए और HTTPS प्रोटोकॉल के बारे में ध्यान से समझें। HTTPS प्रोटोकॉल क्या है, कैसे काम करता है, ये सब कुछ मैंने जो है बताया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि आपको HTTPS कर रहे हो तो आपको जो है एंटर कस्टम पोर्ट अपना खुद का अपना पोर्ट नंबर फॉर वेब कॉन्फ़िगरेशन के लिए डाल सकते हो। ओके, तो HTTP के लिए तो एक यहाँ पर हमें जो है HTTPS लिया तो हमने 443 एंटर कर देना है। ओके, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि HTTP जो होता है वो 18 के लिए होता है और 443 होता है वो HTTPS के लिए होता है। तो नेटवर्क पोर्ट क्या होता है वे भी अब जाकर देख लीजिए। अब वेब कॉन्फ़िगरेशन डिफ़ॉल्ट हमें बता रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ हमें चाहिए होती है। ओके, क्योंकि जो भी हम फायरवॉल वगैरह इंटरफेस करते हैं उसे हम कहते हैं वेब इंटरफेस, जैसे आप खुद देख रहे हो। ओके, अब यहाँ पर क्या कर रहा है कि ये जो है ये ऑप्शंस वाला मैक्सिमम प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस क्या होती है, हम जब एंटर करते हैं नंबर वेब कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस तो हमें जो है दो ऐसा अलाउ करते हैं यूज़र की ब्राउज़र के अंदर कि हम इसको एक्सेस कर सकें। ओके, मिनिमम मैक्सिमम प्रोसेस दो तरह की होती है। तो अगर आपको इसको घटाना है, बढ़ाना है या फिर इसको प्रोसेस वगैरह जो है इसको बढ़ाना है तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि आप जो इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दो, चेंज करने की कोशिश मत करो क्योंकि प्रॉब्लम हो सकती है आगे। अब यहाँ पर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वेब GUI सिस्टम जो होती है, जो अगर हम इसको मैं डिसेबल कर दिया तो ये चीज़ हमें नहीं मिलेगी, तो इसको जो है नहीं करना है। अब आगे हम देखेंगे कि HSTS क्या होती है। ये एक ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी जो होती है स्ट्रिक, आपको HTTP जो है आपको HTTP पे ऊपर जाना ही नहीं है। तो ये जो है इस तरह का व्हेन ऑन द चेक ट्रांसपोर्ट HTTPS रिस्पॉन्स हेडर सेंड बाय वेब कॉन्फ़िगरेशन टू ब्राउज़र। ओके, ये क्या करता है कि एक ऐसा सिक्योरिटी ट्रांसपोर्ट लेवल बनाता है HTTP जो रिस्पॉन्स करता है। ओके, सिर्फ आपके HTTPS प्रोटोकॉल को ही, और ये जो होता है ब्राउज ओनली HTTPS फीचर्स के अंदर ही काम करेगा और वो भी फायरवॉल जो FQDN के अंदर। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि ये स्पेसिफिक स्टेप जो आप ले रहे हो उसको यूज़ करना चाहते हो तो परफेक्ट तरीके से यूज़ करने की ज़रूरत है। HTS जो ये मेथड जो होता है वो HTTP को जितने भी स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी उसको रोक देगा। ओके, ये सिर्फ वेब कॉन्फ़िगरेशन के लिए। ओके, वेबसाइट चलेगी, वेबसाइट का HTTP अलग सिस्टम से और इस HTTP की बात अलग हो रही है। तो ये जो आप देख रहे हो नॉट सिक्योर लिखा हुआ हो, ये दिख रहा है, ये नॉट सिक्योर। अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ यहाँ पर तो यहाँ पर देख रहे हो कि यहाँ पर HTTP ऐसा लिखा हुआ होता है। ओके, तो अगर मैं जो इसको इनेबल करता हूँ तो ये ऐसा हो जाएगा कि जब मैं इसको स्ट्रिक्ट करते हैं डिसेबल HTTP स्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट सिक्योरिटी, तो ये जो चीज़ जो है वो कॉन्फ़िगरेशन में कुछ हद तक जो होती है प्रॉब्लम होती है, तो ये हमें नहीं करना है, इसको हटा देना है। OCSP ये क्या होती है, ये एक तरह का स्टेपिंग एंड सिस्टम्स होती है। ये जब चेक करता है हमेशा कि ये एक तरह का फोर्स रिमेंबर अपलोड करता है सर्टिफिकेट्स के अंदर फुल चेन, और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट जो होती है जो हमारे सिक्योरिटी के लिए होती है। तो अगर इसको लगाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये सिस्टम के अंदर आपको देखने को मिलता है। अब वेब GUI लॉगिन मैसेज जो होती है, आपको लॉगिन मैसेज जो वगैरह होती है लॉगिन सिस्टम में, तो इसको बंद करना है। वेब कॉन्फ़िगरेशन लॉगिन मैसेज जो हमारे PFSense के अंदर आते हैं उसको बंद करना है तो आप कर सकते हो। एंटी लॉकआउट, अब एंटी लॉकआउट सिस्टम क्या होती है, ऐसा समझो कि मैंने इस सिस्टम के अंदर हमें जो है परमानेंट एंटर नहीं करवाना है। ओके, अगर मैं कुछ ऐसा टाइमिंग सेट करता हूँ कि जो ऑटोमेटिकली वो लॉकआउट हो जाए तो मैं इसको कर सकता हूँ। ओके, लेकिन यहाँ पर जो है डिसेबल ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जो है वो यूँ कहे कि हमारा जो एक कॉन्फ़िगरेशन का मोड जो होता है वो हमारा यूज़र जो डिफाइन करता है एक, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा कि अगर हम कोई भी कंप्यूटर से दूसरे फायरवॉल के सिस्टम के अंदर हम वेबसाइट के थ्रू कनेक्ट करते तो एक टनल बनती है। एक टनल का मतलब ऐसा कोई सिक्योर वे बनता है। तो ये IP एड्रेस के हिसाब से होता है, लेकिन वो IP एड्रेस
सामने वाले को भी वो हमें जो है वो चेक करता है हमारा फायरवॉल की आपने आईपी एड्रेस तो डाल दिया लेकिन यूज़र एंड पासवर्ड वगैरह, तो वो जो है कुछ चीज़ें जो होती है वो आपको सेफ्टी के लिए जो है चीज़ दी गई होती है। तो अगर आप एंटी लॉकआउट सिस्टम रखोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये जो है लॉकआउट रखिए, इसको डिसेबल ही रहने दें, इसको कुछ भी चेंज मत करें। और डीएनएस रिबिन चेक क्या होती है, देखिए एक ऐसी मेथड होती है जो हमारा सिस्टम जो है प्रोटेक्ट होता है डीएनएस रिबिन अटैक्स के अंदर। अब ये अटैक क्या होता है, ये मैंने कंप्यूटर इथिकल हैकिंग के अंदर बताया था कि डीएनएस जो होता है उसके अंदर हमारा जो कुछ आईपी की स्पूफिंग की जाती है, आईपी स्कैनिंग की जाती है, उस डीएनएस को ढूंढता है हमारा हैकर जो भी होता है, हमारा जो सिस्टम होता है। तो हमारा एक इथिकल हैकर होता है और हैकर होता है, दो तरह के होते हैं। इथिकल हैकर का काम होता है हैकर को पकड़ना, उसकी इंक्वायरी करना क्या डैमेज हुई, लेकिन जो हैकर जो होता है वो क्या करता है, अगर सिस्टम को एंटर करना है, उसको एंटर मतलब उसके साथ आना है, सर्वर के पास आना है, तो वो यहाँ पर इसको जो है रीबाइंडिंग की टूल्स होती है, उस टूल्स को यूज़ करते हुए सीधा उस सिस्टम के पास आएगा। आपके डीएनएस को ऐसा समझो कि डिफरेंट टाइप की उसकी पिंग सिस्टम्स या फिर ऐसा अल्टरनेट कोई ना कोई रिक्वेस्ट भेजता रहता है। आपके डीएनएस के पीछे जो रिप्लाई जो आता है उस सिस्टम्स को एक यूँ कहे कि मैं किसी को मैसेज भेज रहा हूँ लेकिन सामने वाले मैसेज जो है मुझे रिप्लाई मिले और इस तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल सकूँ जिसके अंदर उसकी आईपी भी मिल जाए, मुझे उसके बैक एड्रेस मिल जाए और उसका जो कनेक्टिविटी कनेक्शन जो पॉइंट हो वो पोर्ट जो होता है वो भी मिल जाए। तो इस तरह से जो है डीएनएस के अंदर एक तरह का अटैक होता है, वो आगे जाके समझाऊँगा। ओके, वो मैं प्रैक्टिकल कर भी बताऊँगा। ओके, तो ये चीज़ आपको जो है डिसेबल डीएनएस चेक से नहीं करनी है। ओके, ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर अल्टरनेट होस्ट नेम भी आप रख सकते हो, जैसे कि HTTP जगह पर कुछ और आपको ना रखना है, यहाँ पर कुछ स्पेसिफाई अल्टरनेट होस्ट नेम रखना है, जैसे कि राउटर के अंदर हम देते हैं। ओके, तो एक तरह का डीएनएस रिबाइंड अटैक आप खुद का अपना रख सकते हो, होस्ट नेम वगैरह। तो अगर आप रखना चाहते हो रख सकते हो, मैं प्रीफर नहीं करूँगा लेकिन आप करना चाहते हो कर सकते हो। अब यहाँ पर ब्राउज़र HTTP, यहाँ पर ये रेफर इन्फोर्समेंट क्या होती है, ये भी एक तरह की अटेम्प्ट्स होती हैं। देखिए कुछ ऐसे सिस्टम होते हैं जो कॉन्फ़िगर हम करते हैं तो हमें प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। अब ये जो हमें एक ऐसा अटेम्प्ट्स होती है, जैसे कि मैंने कहा कि 2 बार फेल हो जाओ तो फिर ये सिस्टम जो है वो दूसरी बार लॉगिन ना होने दे। ओके, तो जो एक तरह का आप अपने फायरवॉल के अंदर कोई आता है, बार बार उसके ऊपर चेक करता है, बार बार उसके अंदर पासवर्ड डालता है, तो वो जो है आप इस तरह से उसको सेटअप कर सकते हो। उसके अंदर जो है एक तरह का HTTP रीडायरेक्शन अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन मतलब कि इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें जो है आपको सेटअप करनी होती है, वो मैं आगे जाके समझाऊँगा। ओके, लेकिन ये जो है हमें वेब कॉन्फ़िगरेशन एक्सेस जो होता है एक तरह का एक्सटर्नल स्क्रिप्ट होती है। जब हम इंटरेक्ट करते हैं जब इस सिस्टम्स के अंदर, तो इससे जो इन्फॉर्मेशन जो होती है वो निकालने के लिए बार बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये पास होनी तो दूसरा ट्राई करो, तीसरा ट्राई करो, इस तरह से होता है। ओके, तो लॉगिन अटेम्प्ट को रोकने के लिए या फिर सिस्टम को रोकने के लिए सिस्टम यूज़ होती है। ब्राउज़र टैग्स क्या होते हैं कि अगर आपने टैब्स ओपन की हुई है तो कुछ ऐसे ब्राउज़र शो होते हैं जिसके अंदर होस्ट नेम हमारा फॉलो होता है करंट पेज के अंदर, तो ये जो होता है वो एक तरह का होस्ट नेम की तरह काम करता है। ओके, तो यहाँ पर इसको डिस्प्ले पेज नेम फर्स्ट इन ब्राउज़र टैब डिस्प्ले करना चाहते हैं तो डिस्प्ले करवा सकते हो। ओके, डिपेंड है आपके ऊपर। फिर नेक्स्ट हमारा टैब आता है सिक्योर सेल। सिक्योर सेल का मतलब आपको पता है कि हमें जो है पासवर्ड और पब्लिक 2 की मिलती है। आपने SSH पता होगा, SSH क्या होता है, ये यही सिस्टम है। तो हमें जो है ऐसे सिक्योरिटी चाहिए जिसके अंदर हमें पब्लिक IP एड्रेस या फिर पब्लिकली हमें कोई सिस्टम्स के थ्रू हमारे सिस्टम के अंदर आना है तो आप जो है पासवर्ड रख सकते हो। ओके, पासवर्ड या फिर पब्लिक या पब्लिक, तो ये पासवर्ड या पब्लिक की या तो फिर आप लास्ट में पब्लिक की भी डाल सकते हो। लेकिन इससे ये होता है कि आप जो उस सिस्टम्स को जो है वो एक्सेस करने के लिए SSH करते हो
तो ये जो है आप इस जब तक कि इसको इनेबल नहीं करोगे तब तक ये इनेबल नहीं होगा। ओके, इसको इनेबल करना पड़ेगा, क्लिक करोगे तभी ये ऑन होगा। तो हमें जो SSH करते हैं या फिर किसी और सिस्टम्स के अंदर हम जाते हैं, SSH करते हैं, रिमोट लॉगिन करते हैं, तो ये जो है हमें एक बेनिफिट होता है। लेकिन यहाँ पर हमें कुछ रिस्क भी मिलेंगे। अगर मैं किसी और आदमी के या किसी और सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ, मैं भी इंटरनेट से जुड़ा हूँ, लेकिन दोनों के इंटरनेट अलग होने के बावजूद भी जो है मैं सिक्योर सेल का यूज़ करता हूँ, लेकिन वो साइट पर बैठा हुआ जो देख रहा है मेरे सिस्टम्स को, तो वो एक तरह का रिस्क होता है। ओके, रिस्क मतलब कि वो फिर से वो वही सिस्टम का यूज़ करने की कोशिश करता है या फिर आपकी बातों बातों में ही वो पासवर्ड यूज़र नेम निकाल देता है, तो वो जो एक रिस्क वाला काम होता है। तो SSH उसी जगह पर यूज़ करो जहाँ पर आपका खुद का अपना नेटवर्क वहाँ पर इंडिविजुअली ऐड किया गया है। ओके, तो ऐसे में ये यहाँ पर फायरवॉल क्या होता है, सेफ ज़्यादा माना जाता है। ओके, एक एग्जांपल की तरह बात करता हूँ, मैं बिल्डिंग 1 में और दूसरे बिल्डिंग में 2 में हमारा फायरवॉल रखा हुआ है। तो बिल्डिंग 1 में जो है मैंने इंटरनेट सबको दिया है, सब लोग इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से मुझे जो है बिल्डिंग 2 के अंदर मुझे जो है SSH करके मुझे जो है ये फायरवॉल ओपन करना है। लेकिन अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी कि साइट पर कोई आदमी ऐसा बैठा हुआ है जो जानबूझकर जो है मेरे सोशल इंजीनियरिंग या फिर मेरे सिस्टम के ऊपर नज़र रख रहा है, क्या कर रहा है, किस तरह, तो वहाँ पर ये जो है प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, तो मैं हमेशा जो है इस तरह की जो कॉन्फिडेंशियल जो सिक्योरिटी जो होती है, मैं मना ही करता हूँ कि ये सिक्योर सेल सिस्टम जो है मत रखिए। ओके, आपको जो इंडिविजुअली आपके सिस्टम के अंदर आपको ऑफिस में जाना पड़े ऐसा सिस्टम रखिए, क्योंकि बाहर से कोई भी एक्सेस करता है और आपके सिस्टम को हैक करने की जो है इजी तरीके से वो कर सकता है। तो अगर आपको करना ही है तो आप जो है आप कर सकते हो पासवर्ड या पब्लिक की, या तो फिर आप पहले तो आप पासवर्ड पब्लिक की रखिए, फिर आप SSH से लॉगिन किए, फिर इसको लास्ट में पब्लिक की में डाल सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो है वो ये चीज़ नहीं करता, खास करके हम राउटर के अंदर कर सकते हैं, लेकिन इस चीज़ के अंदर हम SSH जो है मैं मना करता हूँ, क्योंकि ये रिस्क ही होता है। ओके, अब लॉगिन प्रोटेक्शन जो है करना होता है। लॉगिन हमारा जो होता है वो क्या होता है कि एक तरह का स्कोर होता है। ओके, कि ऐसा समझो कि इतनी बार आपको लॉगिन अटैक वगैरह जो होती है, लॉगिन प्रोटेक्शन जो करना होता है, ये डिटेक्शन टाइम वगैरह जो होती है वो आपको रखना है तो रख सकते हो। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो सिस्टम जो है एक यहाँ पर एक कम्युनिटी अटैक्स वगैरह स्कोर यहाँ पर ब्लॉक अटैकर्स जो होते हैं जो हमेशा लॉगिन करने की यूज़ करते हैं, ज़्यादातर अटैम्प्ट करते हैं। तो अगर आपको 5 रखना है, 10 रखना है, उस हिसाब से रख सकते हो। ब्लॉक टाइम मतलब कि अगर आप चाहते हो कि अगर मैंने इस सेशन को ओपन किया है, ओके, कुछ सेकंड्स के लिए जो है ओपन रहेगा, फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो आप इसको बंद कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ जो है वो आप रख सकते हो। यहाँ पर डिटेक्शन टाइम वगैरह रख सकते हो। ओके, और अगर ये चीज़ नहीं रखा तो आप जो है एक लिस्ट रख सकते हो जिसके अंदर आप चाहते हो कि यही कंप्यूटर का IP एड्रेस का जो सिस्टम जो होता है वहाँ फिर आपको बाईपास लॉगिन प्रोटेक्शन करना है तो आप कर सकते हो, डिपेंड करता है। और अगर आपको एड्रेस और चाहिए तो आप और भी एड्रेस लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि अगर इसको करने से पहले आपको हो सके तो जो है हमारे ये डिफ़ॉल्ट हमारा जो होता है, ये डिफ़ॉल्ट हमारा लॉगिन सिस्टम है। ओके, इससे जो है हमें ज़्यादातर प्रॉब्लम हो सकती है तब जब कोई हमारा सिस्टम पूरी तरह से वो जो है लॉगिन करने का जो तरीका जो है वो देख लेता है, या तो फिर उसको यूज़र नेम पासवर्ड पता होता है। तो मैंने जैसे कहा कि हैकर कोई भी हो सकता है। ओके, आपके आसपास अगर वो उसको लगा कि मुझे इसका फ़ायदा उठाना है तो वो उठाएगा। ओके, तो ये चीज़ आपको ऑलमोस्ट जो है वो अगर मैं चाहता हूँ क्या ठीक होता है स्कोर जो होता है तो 10 में रख सकते हैं आप। ओके, तो ये लॉगिन स्कोर होते हैं। ओके, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि 5 अटैम्प्ट होता है। ओके, 5 अटैम्प्ट के बाद ये मेरा सिस्टम जो है ब्लॉक हो जाए, मतलब कि लॉगिन। ओके, और ब्लॉक टाइम लगना मतलब ब्लॉक हो जाए तो ब्लॉक कितने टाइम क्या होना चाहिए। ओके, तो ये जो है ब्लॉक आपको रखना है मिनट्स के अंदर, आवर्स के अंदर, जो भी रखना है रख सकते हो। यहाँ पर 120 मतलब कि आप 2 घंटे तक रख सकते हो।
लेकिन अगर मैं ब्लॉक किया है तो वो ब्लॉक स्कोर कितना होना चाहिए, 5 मिनट होना चाहिए, 10 मिनट, डिटेक्शन टाइम वगैरह जो होती है वो आप रख सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, लेकिन अभी मैं इसको बता देना चाहता हूँ। तो मैं लग ब्लॉक टाइम रखता हूँ 120 मैं रखता हूँ 35 मिनट तक, और डिटेक्शन टाइम वगैरह जो है मैं रखता हूँ तो सेकंड, रेस्टिंग स्कोर वगैरह हमें जो है ये जो प्रोटेक्शन अटैक जो होती है वो हमें डिटेक्शन टाइम सेकंड में, तो वो रीसेट कब होना चाहिए, तो 40 मिनट के अंदर वो जो है रीसेट हो जाना चाहिए। ओके, तो ये डिटेक्ट होने के बाद 40 मिनट और वेट करना पड़ेगा। तो और रखना है तो और रख सकते हो, या 2 मिनट का है तो 2 मिनट रख सकते हो। ये डिपेंड करता है आपको ये सिस्टम्स के अंदर। रिमेंबर याद रखना कि अटैक जो होता है वो डिटेक्ट होने के बाद ही ये सिस्टम जो है वो रीसेट हो जाएगा। तो ये रीसेट क्या होता है कि जो आपने लॉगिन सिस्टम किया, लॉगिन अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। ओके, अगर आपको ऐसा समझते हो कि मुझे जो है लॉगिन करने वाले खास स्पेसिफिक मुझे आईपी एड्रेस डालना है, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर उस सिस्टम्स को ऑन करना। जैसे कि मैंने अभी बताया कि मेरे सिस्टम्स के अंदर ये देख रहे हो NCPL और CPL करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि यही कॉम्प्यूटर जो है, जैसे कि मैंने अगर आपने DHCP रखा हुआ है, ओके, और मुझे यही वाला आईपी एड्रेस मेरे सिस्टम फायरवॉल को एक्सेस करे, बाकी कोई एक्सेस ना करे, तो मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, लॉगिन कर सकता हूँ। तो वो जो चीज़ है यहाँ पर होगी। ओके, तो अगर मैं लिखता हूँ 175.2.2 ये हो गया, हमारा सिस्टम्स हो गया, तो ये चीज़ जो होती है वो यही एक्सेस करने की कोशिश करेगा। ओके, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। ओके, तो ये चीज़ आपको तभी करनी जब भी आपको लगे कि ये जो है पास लिस्ट वगैरह जो होता है या फिर इसको रीसेट करना है, तो ये चीज़ कोई एक एंटर करके रखना ज़रूरी बन जाता है। ओके, ताकि आपको जो है कोई अगर प्रॉब्लम भी आती है लॉगिन पे टाइम के अंदर, तो ऑलमोस्ट ये चीज़ आप उससे कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपको रखनी चाहिए। ओके, अब सीरियल कम्युनिकेशन जो होता है वो क्या है, देखिए सीरियल कम्युनिकेशन एक तरह का आप ऐसा समझो कि एक रास्ता है आपके सिस्टम्स के अंदर, कि मुझे मैसेज सीरियल पोर्ट के अंदर कुछ ऐसे मेनू होते हैं जो हमारे जो अभी एक्सेस होते हैं इंटरनल वगैरह, जो कार्ड कीबोर्ड वगैरह ऐसा मॉडर्न सीरियल्स वगैरह केबल्स वगैरह जो होती है, तो हमें जो है एक टर्मिनल हमें ओपन होता है, एक कम्युनिकेशन होता है। तो सीरियल पोर्ट अगर अपने 5515200/8n/1 के अंदर अगर मैं डिफ़ॉल्ट करता हूँ या फिर दूसरे स्पीड के अंदर सेलेक्टेबल करता हूँ, तो ये चीज़ आपको मिलती है। ओके, एंटर कर सकते हो लेकिन आपके पे डिपेंड है। ओके, और ये कंसोल ऑप्शन से पासवर्ड प्रोटेक्ट्स जो होते हैं हमारे कंसोल मेनू जो होते हैं उसके अंदर आप एंटर कर सकते हैं। ओके, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि किस तरह से एंटर करना चाहते हो या किस तरह से XYZ। तो कंसोल मेनू के अंदर कुछ लोग ये रखते हैं। ओके, कंसोल ऑप्शन वगैरह रखते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट कंसोल मेनू कुछ लोग नहीं रखते, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि आपको पासवर्ड प्रोटेक्शन जो है आपको ऑलमोस्ट जो है कंसोल ऑप्शन का मतलब तब लगा जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम जो है वो स्पेसिफिक रेंज के हिसाब से, मतलब कि ऐसा समझो कि अगर मैं कोई पासवर्ड डाल रहा हूँ तो प्रोटेक्टिव के थ्रू वो जाए, वो प्रोटेक्शन के थ्रू ही जाए वो। ओके, तो ये जो होता है आपको ऑलमोस्ट देखने को मिल जाता है। ओके, तो ये मैंने आपको समझा दिया। तो ये जो है आप सब कुछ होने के बाद उसको सेव कर सकते हो। ओके, तो थ्रेशोल्ड वगैरह जो है मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर, ये सेव मैंने किया। तो ये जो वैल्यू जो थोड़ी बहुत जो है मेरे थोड़ी बहुत मैंने चेंज किए हैं, मिनिमम 10 से ज़्यादा, तो हमें 12 रखते हैं 12, तो ये डिपेंड करता है नियरेस्ट टू। ओके, तो हम करना चाहते तो कर सकते हैं। ओके, तो आपके पे हिसाब से मैं यहाँ से इसको मैं निकाल दे रहा हूँ। ओके, क्योंकि हम जो ऐसा सच करेंगे। ओके, तो आप एंटर कर सकते हैं अपने हिसाब से, और मैं यहाँ पर इसको मैं सेव कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो ये सेव होने के बाद थोड़ा बहुत जो है टाइम लगेगा। सेव हो चुका है, देख सकते हो, ये थोड़ा बहुत टाइम लगेगा मेरे सिस्टम्स के अंदर। तो मैं जो है ये 20 सेकंड्स वेट करूँगा। तब तक जो है मैं यहाँ पर देख सकते हो कि ये मेरा एक काम पूरा हो गया है। मेरा मेन एडवांस फायरवॉल NAT क्या होता है वो आगे समझते हैं। फायरवॉल NAT अभी देख रहे हो कि अभी जो है अभी
हमारा सिस्टम जो है वो लॉगिन नहीं होने दे रहा होगी, क्योंकि हमने जो है अभी HTTP से HTTPS पे चले गए। ओके, अब ये जो है यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें जो है योर कनेक्शन इज़ नॉट प्राइवेट, क्योंकि हमने जो प्राइवेट रखा नहीं है। अभी रखेंगे, एडवांस पर जाएंगे और एडवांस पर जाकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। लेकिन अभी जो है हमें इसको लोड करेंगे, देखेंगे कि ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी जो है मैं इसको 172.1 पर आ गए हम, देख रहे हो। और ये PFSeN से तो हमने एडमिन लिखेंगे और एडमिन लिखने के बाद हम सर्वर इंटरनेट के अंदर मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब ये जो है पासवर्ड डाल दिया है मैंने। पासवर्ड एंटर करने के बाद ये जो है मैंने सेटिंग्स किया है वो HTTPS पर आ चुका है अभी। ओके, अभी ये नॉट सिक्योर क्यों नहीं बता रहा है, क्योंकि हमने जो है सर्टिफिकेट जो है वो ऐड नहीं किए है। ओके, इस वजह से तो वो जो है आगे जाके समझाऊंगा अभी। तो ये सर्टिफिकेट्स वगैरह जो होती है वो एंटर करनी होती है अभी, तो इसकी कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने ऑलरेडी HTTPS के पर हम आ चुके हैं। ऐसा ना सोचना कि HTTPS नहीं, हम आ चुके हैं। ओके, एडवांस पर जाएंगे हम, जो है हमारा जो है ये HTTPS पर आ चुका है हमारा। और फायरवॉल NAT क्या होता है, ये फायरवॉल NAT जो होता है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेटर। अगर आपको पता होगा कि हमारा जो रियल एक्चुअली IP एड्रेस होता है वो बाहर पब्लिक एरिया के अंदर वो जो है वो नहीं बताता है कि हमारा रियल एक्चुअली IP एड्रेस क्या होता है। इससे हमें बहुत सारा प्रोटेक्शन मिलता है, तो इसको भी हम आगे जाके देखेंगे। ओके, पैकेट प्रोसेसिंग वगैरह हम आगे देखेंगे। अभी VPN कैसे करना है वो भी मैं आके समझाऊंगा। ओके, अभी जो हमारा काम है कि सर्वर्स के अंदर हमें जो यूज़र बनाना होगा। ओके, क्योंकि हमारा ये डिफ़ॉल्ट यूज़र कभी भी किसी भी सिस्टम्स के अंदर जो है वो हैक हो सकता है। ओके, हम यूज़र पर आते हैं। अब यूज़र में आने के बाद सिस्टम में आना है, यूज़र पर आना है, यूज़र मैनेजर के अंदर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए कि ये जो है एडमिन है। ओके, लेकिन ये उसका नाम क्या एडमिन है, लेकिन हमें जो है बेस्ट हमें परफेक्ट तरीके से यूज़ करना है। तो हमेशा याद रखो कि ये जो है ये यूज़र है हमारा। ओके, और हमें यूज़र चाहिए हमारा एक सिस्टम का ऐसा सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो है कोई भी पता ना लगा सके कि ये यूज़र ID है। ओके, तो हम लिखते हैं कि हमारा मेन मॉनिटर लिख लेते हैं, मॉनिटर हम लिख लेते हैं। इससे किसी को पता नहीं चलता है कि आपको जो है वो ये यूज़र ID और पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर है। तो ये यूज़र मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर जो यूज़र है। ओके, अब एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र जो होता है वो किसी के हाथ में आ गया और किसी ने लॉगिन कर दिया तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इसको यहाँ पर मॉनिटर की जगह हम लिखते हैं मॉनिटर लोकल यूज़र लिख सकते हैं। तो इससे क्या होता है, हैकर को पता नहीं चलता है कि आपने जो है ये यूज़र बनाया है तो वो लोकल है या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र है। ओके, और आपको डेट एंटर करना है, कब डेट करना है तो आप कर सकते हैं। ओके, डिपेंड करना है कस्टम सेटिंग वगैरह, GUI वगैरह इंटरफेस। अब यहाँ पर ग्रुप मेंबरशिप जो है वो नंबर नहीं है एडमिनिस्ट्रेटर, इसको एडमिन कैसे बनाए, तो एडमिन पर क्लिक करना है। ये क्लिक किया आपने और इसको मूव करवाना है मेंबर के अंदर। तो अब ये जो है ये हमारा यूज़र बन गया एडमिन। अभी 2-3 सेटिंग और बाकी है तब ये एडमिनिस्ट्रेटर। तो यहाँ पर आपको ये नाम रखना है। ओके, और ये जो है फिर आपको SSH की डालनी है तो आप डाल सकते हो, अगर आपको नहीं डालना है तो नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप डालना चाहते हो की कोई भी नंबर की डाल सकते हो। आगे जाके बताऊंगा कि किस तरह से ऑथराइज की SSH की डालनी है, वो भी मैं समझाऊंगा। लेकिन अभी इतना समझो कि हमें जो है वो यूज़र बनाना है। तो यूज़ इंडिविजुअल कस्टमाइज यूज़र आपको ये करना है तो कर सकते हैं। डैशबोर्ड लेआउट वगैरह, कस्टमाइज ऑप्शन, GUI इंटरफेस, तो कस्टम सेटिंग्स वगैरह तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं जो है डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा अभी, क्योंकि इसके अंदर हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। सेव करूँगा, देख सकते हो। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये क्या है कि 2 एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र हो गए। एक तो पहला हमारा जो कोई PFSeN डिफ़ॉल्ट देता है वो, और दूसरा हमने बनाया मॉनिटर करके वो। तो अब हमें क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। याद रखिए इसके ऊपर हमें क्लिक करना होगा। तो इसको जो है हमें एक्शन पर जाएंगे और
दिस यूज़र कैन नॉट लॉग इन, इस पर हमें क्लिक करना है। ओके, तभी ये बंद होगा, वरना ये चलता रहेगा। ओके, तो इसके ऊपर जो है क्लिक करना है, इसको डिसेबल कर देना है और इसको जो है हम सीधा सेव करेंगे। सेव करने के बाद ये जो है स्टेटस उसका देख सकते हो। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से लॉग आउट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा जो है वो एडमिन लिखते थे वो नहीं यूज़ होगा, देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको समझ देना चाहता हूँ, हम उसको पासवर्ड भी एंटर करके देखते हैं, वो नहीं हो रहा है। ओके, अब हमारा नया यूज़र जो बनाया है मॉनिटर करके देख लो, मैंने लिखा भी नहीं है लेकिन वो एक्सेस करके बता भी रहा है कि आपका यूज़र है। ओके, ये मॉनिटर करके लिखा हुआ है और हम जो है सीधा जाएंगे उस यूज़र के अंदर और हम एंटर करेंगे सीधा। तो ये जो है हमारा सिस्टम जो है, हमारा फायरवॉल जो होता है वो वही सेम सिस्टम इसके अंदर आ गया। ओके, तो जब आप यूज़र क्रिएट करते हो, जैसे कि मैं जाता हूँ और यूज़र मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जाते हैं और कोई भी आप यूज़र बनाते हो तो भूल से भी इसके ऊपर क्लिक मत करना। अगर आपने जो भी वेब जीयूआई सिस्टम या डैशबोर्ड पर जो भी किया वो निकल जाएगा और वो कस्टमर जो होता है वो इंडिविजुअली फुल मोड में चला जाता है। मतलब कि ये ऐसा समझ लेते कि वो कुछ कस्टम सेटिंग वगैरह जो इंडिविजुअली, तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दिया। अब यहाँ पर हमारा जो ग्रुप वगैरह देख सकते हो, ये ग्रुप वगैरह भी आप बना सकते हो। कि ऐसा नहीं कि आप वो अपनी इंटर कर सकते ग्रुप बना सकते, लेकिन ये ग्रुप कब बनाते हैं, ये ग्रुप कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं वो भी मैं आपको समझाऊंगा। अब हमारा जो ये सिस्टम जो है वो स्टेटस हम देखते हैं, तो ये स्टेटस में हमारे बहुत सारे जो सिस्टम आते हैं, एनटीपी वगैरह कर सकते हो, नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल सर्विसेज वगैरह दे सकते हो और भी बहुत सारा कुछ मैं आपको वन बाय वन समझाऊंगा। लेकिन जो जनरल मेन सेटिंग जो थी मैंने आपको वो हमने दो चीज़ें सीख ली। हमने एडवांस के अंदर आपको जो है पहले जो है ये चीज़ कौन कौन सी है, इस तरह से आप एंटर करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर हम देख सकते हो कि अगर हमें यूज़र मैनेजर में जाना है और ये चीज़ हमें करनी है। ओके, तो हमेशा रियल में जो है आपको ऐसा नाम रखना यूज़र का कि लोगों को पता ना चले कि ये मेन यूज़र हमारा सिस्टम का इंटरफेस है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जाएंगे, आगे समझेंगे एडवांस के अंदर फायरवॉल एंड एनएटी के बारे में समझेंगे, ये क्या है और किस लिए है। ओके, और इसको क्यों बनाया गया था वो भी हम देखेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है ये भी हम देखेंगे। तो ये फायरवॉल एंड एनएटी जिन लोगों को पता नहीं है या फिर जिनको जो एक्सेस करने की प्रॉब्लम हो रही है तो आगे मैं जाके समझाऊंगा। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलो जिससे कि मेरी नई वीडियो की जानकारी आपसे मिस ना हो। तो थैंक यू। जैसे कि यहाँ पर और भी एक जैसे कि विंडो 10 के लिए भी अलग मैंने प्लेस बना रखी हुई है। तो विंडो 10 के अंदर भी आप अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन जैसे कि विंडोज 10 के अंदर भी तो विंडो 10 की भी आपको जानकारी मिलेगी। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की अलग तरह की विंडो 10 की यहाँ पर सीरीज है। ओके, तो हर विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी सेटिंग्स होती है, किस तरह की सेटिंग्स होती है, विंडो 10 के अंदर कौन कौन सी फीचर्स होती है, ये भी रखा हुआ है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर आपकी विंडो 10 के अलावा कंट्रोल पैनल भी है। कंट्रोल पैनल के अंदर भी आपको जानकारी कंट्रोल पैनल क्या होता है। ओके, और आप देख सकते हैं कि कंप्यूटर हार्डवेयर का कोर्स आपको ये इम्पोर्टेंट है, ये अभी सीखिए। और कंप्यूटर नेटवर्क का भी कोर्स कंटिन्यू कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके, तो जहाँ पर आपकी जिस फील्ड के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, साथ ही मैंने जीमेल किस तरह से बनाना, जीमेल क्या है, जीमेल पोर्ट फॉरवर्डिंग, जीमेल सिस्टम, जीमेल आईडी, जीमेल के अंदर क्लोनिंग किस तरह से करी जाती है, यहाँ पर जीमेल के अंदर किस तरह से हम लेबल क्रिएट करते हैं, यहाँ पर ये भी सिखाया मैंने यहाँ पर। ओके, तो आगे जाके आप देख सकते हो कि और भी बहुत सारे यहाँ पर वीडियो है विंडोज 10 की यहाँ पर। ओके, तो मैंने पेटीएम, मिंत्रा, याहू, ट्विटर क्या होती है, ट्विटर के कौन कौन सिक्योरिटी फीचर कौन कौन से, फेसबुक क्या है, फेसबुक के अंदर कौन कौन से फीचर्स वगैरह होते हैं यहाँ पर हमने बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कि और भी बहुत सारे आपको बेसिक कंप्यूटर यूज़र पर क्लिक करना है, यहाँ पर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब तक आपको कोई कंप्यूटर की नॉलेज नहीं तो आप बेसिक पे ही स्टार्ट कीजिए। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
और कुछ में फ्रॉड कॉल वगैरह होते हैं, कुछ वेबसाइट, कुछ कमांड के अंदर क्या करना है, कम फायरवॉल किस तरह से यूज़ करना है, ये भी मैं बताया यहाँ पर। तो मैं आगे नेक्स्ट लेवल पर बताऊंगा। ओके, एंड्रॉइड का भी मैंने समझाया, एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या होती है, किस तरह से। तो वीडियो पर जैसे क्लिक करते तो बहुत सारा आपको वीडियोस मिलेंगी, लेकिन मैं कहूँगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर ही हर तरह की यहाँ पर वीडियोस को कंटिन्यू करें। ओके, तो सभी वीडियोस जो होती है पार्ट वाइज होती है। ओके, तो हर पार्ट के अंदर आपको अलग तरह की नॉलेज मिलेगी। ओके, और कोई भी क्वेश्चन होता है मुझे कर सकते हो। अभी ये जो मेरा नेम है वो पुराना नेम है क्योंकि मैंने रखा हुआ है, लेकिन जो रियल नेम है आपको इस तरह से सर्च करना है यूट्यूब की प्लेलिस्ट के अंदर, आपके मोबाइल के अंदर, और आपके कंप्यूटर के अंदर भी आप यूट्यूब चलाते हो तो इस तरह से आपको कंप्यूटर नॉलेज ट्रेनर यही नाम एंटर करना है। लेकिन मैं पुराना नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि आपको पता चले कि ये दोनों चैनल एक ही है मेरी। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव नाइस डे। नेक्स्ट टाइम आई विल कंटिन्यू न्यू टॉपिक, मैं नए कंप्यूटर में कंटिन्यू करूंगा। ओके, तो थैंक यू।